नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। संसदीय समिति के सामने पेश हुए आरबीआई गवर्नर। नोटबंदी से जुड़े सवालों का दिया जवाब। सदस्य सौगत राय का बयान, बैंकों में जमा पुराने नोटों पर नहीं मिला सही जवाब। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का व्यापक प्रदर्शन। देश भर के 25 आरबीआई दफ्तरों का घेराव। उर्जित पटेल के इस्तीफे की मांग। सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की 25% हिस्सेदारी बेचने का फैसला। शेयर बाजार में लिस्टिंग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। कंपनियां लाएंगी आईपीओ। स्मृति ईरानी डिग्री मामले में डीयू को फिर से नोटिस। मुख्य सूचना आयोग ने दिया रिकॉर्ड पेश करने का आदेश। ईरानी ने डीयू को कहा नहीं करें खुलासा। संप्रभुता से जुड़े मसलों पर संवेदनशील बने चीन। रायसीना डायलॉग में एस जयशंकर ने पाक चीन आर्थिक गलियारे पर जताई आपत्ति। कहा भारत का विकास चीन के लिए खतरा नहीं। और आइए देखते हैं पहली खबर। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से आज वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने नोटबंदी से जुड़े सवाल किए। आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने समिति को बताया कि नोटबंदी को लेकर पिछले साल से ही सरकार और आरबीआई के बीच विचार विमर्श शुरू हो गया था। सदस्य सौगत राय का कहना है कि बैंकों में जमा हुए पुराने नोटों के आंकड़ों पर आरबीआई गवर्नर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। नोटबंदी के मुद्दे पर बुधवार को संसद की वित्त मामलों की समिति के सामने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल पेश हुए। समिति के अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत दूसरे सदस्यों ने आरबीआई गवर्नर से नोटबंदी के फैसले के बारे में सवाल किया। इसके अलावा नोटबंदी के बाद कितनी नकदी जमा हुई और कितनी जारी हुई समेत कई सवाल किए गए। समिति के सदस्य सौगत रॉय ने कहा कि बैंकों में आए पुराने नोट और हालात सामान्य होने के सवालों का आरबीआई गवर्नर ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो अभी हम लोग रिजर्व बैंक के गवर्नर को 2 सवाल पूछा, वो जवाब नहीं दे पाए। एक कि कितना रुपया सिस्टम में वापस आया, वो जवाब नहीं दे पाए। दूसरा, कब से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नॉर्मल होगा, लोग अपना पैसा उठा सकेंगे, उसको भी जवाब नहीं दे पाए। वित्त संबंधी स्थायी समिति के सामने राजस्व सचिव हसमुख अधिया और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास भी पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को बताया कि नोटबंदी के फायदे और नुकसान के बारे में पिछले साल के शुरू में विचार विमर्श शुरू हो गया था। एक तो सवाल जवाब से ये निकला कि रिजर्व बैंक खुद को ये सिद्धांत नहीं लिया, सरकार से उनको पास चिट्ठी आया, उसके बाद तो वो सिद्धांत लिया। और रिजर्व बैंक ने समझाने का कोशिश किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कि क्यों डिमोनेटाइजेशन हुआ। उधर संसद की लोक लेखा समिति ने भी आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को नोटिस भेजकर नोटबंदी से जुड़े कई सवालों के जवाब मांगे हैं। इसमें नोटबंदी का फैसला लेने में केंद्रीय बैंक की भूमिका, अर्थव्यवस्था पर इसके असर के सवाल शामिल हैं। 20 जनवरी को लोक लेखा समिति की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरबीआई के पूर्व निदेशक विपिन मलिक साहब जुड़ रहे हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका। विपिन जी, जिस तरीके से ये पेशी हुई है और संसदीय लोकतंत्र में कहा जाता है कि किसी भी सच को पता करने के कई सारे अलग अलग मंच हैं और ये मंच इसी तरीके का माना जाता है। किस तरीके का अब तक जो जानकारियां आ रही हैं, हालांकि सदस्यों की ओर से कोई जानकारी बाहर नहीं आई है, सौगत राय ने जरूर बताया कि किस तरीके की सवाल जवाब हुए हैं। जो पार्टियां जानना चाहती चिंता है कि असल में ये तय किसने किया, आरबीआई ने या फिर सरकार ने? किस तरीके से आप देखते हैं जवाबों को? है तो आरबीआई करेगा। सेक्शन 26 में बड़ी क्लैरिटी है कि भाई आरबीआई के पास है, लेकिन सेक्शन 7 जो है आरबीआई एक्ट का 1934 का,
उसमें सेक्शन 7 है जिसमें गवर्नमेंट डिसीजन दे सकती है इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर रिजर्व बैंक, कोई डायरेक्शन दे सकती है पब्लिक इंटरेस्ट जिसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसमें डायरेक्शन दी गई है या नहीं दी गई सेक्शन 7 में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि आरबीआई एक्ट 26(2) में पहले ही गवर्नर कह चुके हैं कि हमने बोर्ड में रेजोल्यूशन पास किया है, और इसका मतलब आरबीआई का था, क्योंकि लगातार जो और एक आरोप डेफिनेटली कंसल्टेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट से हुई होगी। जी, जो आरोप लगता है वो यही है कि संस्थान की महत्ता, उसकी स्वतंत्रता इस कदम के बाद खतरे में पड़ गई या उसको खतरे में डाला गया। नहीं, किस चीज का खतरा पैदा हो गया, मुझे तो ये अभी तक बात ही नहीं समझ आई। क्या खतरा हुआ? क्या खतरा मतलब अगर ब्लैक मनी, ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करना है, या टेररिज्म, काउंटरफिटिंग नोट को खत्म करना है, या नक्सलाइट को खत्म करना है, तो वो खतरा उल्टा है, या मतलब ये मुझे समझ नहीं आई कि किस चीज का खतरा हो गया। हाँ, टेम्परेरी इम्पैक्ट आया है, इकोनॉमी टेम्परेरी इम्पैक्ट जरूर आया है, लेकिन आप ये देखिए कि इस टेम्परेरी इम्पैक्ट का 4-6 महीने असर रहेगा, वो भी उन सेक्टर्स में जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, जिसमें कि कैश एक मेडिएटिंग फैक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उसमें तो फर्क आया है, डेफिनेटली उसका अफेक्ट आता है। लेकिन ये कहते हैं सारे सेक्टर्स इफेक्ट हो गए हैं, 2-3 महीने के लिए इफेक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, या जो सेक्टर्स की कैश इकोनॉमी चलती है, वो सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ गए। और इसका आप जून के बाद देखिएगा कि कितना पॉजिटिव इफेक्ट। नहीं, लेकिन आरोप जो मलिक साहब, वो बात आरोप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये तो कंट्री के इंटरेस्ट में हुआ है। नहीं, आप कह रहे हैं कंट्री के इंटरेस्ट में हुआ है, लेकिन जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनका ये कहना है कि असल में जिस कदम को उठाया गया उसके लिए आरबीआई तैयार नहीं थी, और वो इसलिए तैयार नहीं थी कि वो कदम खुद उसने नहीं उठाया, बल्कि सरकार के दबाव में उसने उस कदम को आगे बढ़ाया। सरकार का दबाव क्या, मैं कह रहा हूँ सरकार के पास भी पावर है। आरबीआई एक्ट 1934 में सेक्शन 7 में 1 में गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट कोई भी डायरेक्शन दे सकती है, और आरबीआई मान नहीं करेगी। तो इसमें क्योंकि पेमेंट के इशू पे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दबाव वाली बात आती है। अगर दबाव होता तो मेरा ख्याल है रिजर्व बैंक कई, अब आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो क्या चिदम्बरम साहब ने कितनी बार दबाव दिया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, इंटरेस्ट करो, तब तो आरबीआई नहीं माना। ऐसे रेड्डी साहब ने टॉबिन टैक्स लाने की बात कही, तब सरकार नहीं मानी। तो ये बातें कि भी गवर्नर दबाव में आएगा, मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। एक आखिरी सवाल सर, जो मकसद को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कई सांसदों ने राय दी, और आज भी जब बैठक हुई उसके बाद भी ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा गया कि सरकार ने जिस मकसद को बताया कि जो काला धन है वो इतने हजार करोड़ के आसपास ब्लैक मनी है और वो इसके जरिए सामने आएगी, लेकिन जो अभी तक आंकड़े हैं, जो कि सौगत राय ने खुद कहा कि सरकार, गवर्नर ये नहीं बता पाया कि असल में इस कदम के बाद कितनी मनी आई बैंकों के पास। जो लक्ष्य था, जो सरकार का आंकड़ा था, आरबीआई का आंकड़ा था कि कितने नोट हैं बाजार में, उसको लेकर कोई भी सफाई सामने नहीं आई है। देखो, मेरे हिसाब से कुछ 4 दिन पहले, हफ्ता पहले एक चैनल ने रिजर्व बैंक के सोर्सेज से बता दिया था कि 97% के करीब पैसे आ चुके हैं। 97% पैसे आ गए हैं, तो उसमें और क्या, इसे क्या स्टेटमेंट लेनी है? ऑलरेडी बात तो डिनाई नहीं की, रिजर्व बैंक ने डिनाई तो किया नहीं है, तो इसका मतलब 97% आ गए हैं। तो उनका यही कहना था कि 3%, जो 3% रह गया है, क्योंकि अभी समय सीमा अब 31 मार्च तक है, तो फिर अगर वो पूरी मनी वापस आ जाती है तो फिर जो ब्लैक मनी को बाहर लाने या फिर ब्लैक मनी को खत्म करने का मकसद था, वो फिर क्या बेईमानी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ब्लैक मनी, आप पैसा अगर जमा हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब ब्लैक मनी सारा जमा हो गया है। ब्लैक मनी जब जमा हो गया तो आप ये देखिए कि इसमें
अभी 31 मार्च तक जो नया डिस्क्लोजर स्कीम आई है 2 तक कितना पैसा उसमें जमा हो रहा है, फर्स्ट अप्रैल में आपसे बात करूंगा कि भाई 31 मार्च तक कितनी डिक्लेरेशंस आई, कितना टैक्स लोगों ने पे किया और कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को गेन हुआ बिकॉज ऑफ ये डिमोनेटाइजेशन में, सो कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन स्पेशल बैंक नोट के ऊपर। सो ये तो 31 मार्च की स्टेट जब तक डिस्क्लोजर स्कीम नहीं आती और उसके बाद भी ये था अगर कहीं इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से और वाया बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि इन्होंने डिस्क्लोजर स्कीम में नहीं आए, उसका एडवांटेज नहीं आया, तो वो फेस करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और देखना खूब पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस होंगी। मेरे हिसाब से ये जो पैसा जमा हो गया एक एडिड एडवांटेज है, गवर्नमेंट के पास ऑडिट ट्रेल मिल गई है, उस ट्रेल से सारा टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को इस साल और सारा फाइनेंशियल पैसा जमा हो, कैश इकोनॉमी का पैसा, शैडो इकोनॉमी का जो पैसा जमा हुआ है जो कि 23.2% ऑफ दी जीडीपी है, उसका जो पैसा जमा हुआ है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आएगा, जिससे कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने से कि आप देखिए कि कितनी लैंडिंग शुरू हो जाएगी। एक तो ये क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, लैंडिंग शुरू हो जाएगी और दूसरा गवर्नमेंट टैक्सेस मिलेंगे, सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन में। चलिए कुछ हफ्ते और इंतजार करना होगा मलिक साहब कि असल में जब सरकार की ओर से आधिकारिक आंकड़ा आता है उसके बाद फिर विपक्ष किस तरीके का आरोप लगाता है और सरकार उसके जवाब में क्या कहती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नोटबंदी का विरोध करते हुए आज कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया और इस दौरान कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने आरबीआई गवर्नर के इस्तीफे और श्वेत पत्र की मांग की। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया। नोटबंदी के बाद नकदी संकट दूर करने में नाकाम रहने को लेकर कांग्रेस ने दूसरे चरण के विरोध कार्यक्रम के तहत देश भर में रिजर्व बैंक दफ्तरों का घेराव किया। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में आनंद शर्मा और अजय माकन समेत कई नेता शामिल हुए। वहीं मुंबई में विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने आरबीआई गवर्नर से इस्तीफे की मांग की और नोटबंदी पर श्वेत पत्र लाने की भी मांग की। कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में भी प्रदर्शन किया। काले धन से लड़ते चले थे, 500 रुपए और 1000 का नोट को रद्दी कर दिया बिना किसी कानूनी अधिकार के। कोर्ट सा संविधान हिंदुस्तान का इनको ये अनुमति नहीं देता। Demanding resignation of RBI Governor Urjit Patel and restoration of its autonomy. We also demand a white paper on the various questions. वहीं गुजरात के अहमदाबाद में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे, शंकर सिंह वाघेला समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लखनऊ, जम्मू और चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को भी लेकर सवाल उठाए। नरेंद्र मोदी जी ने और उर्जित पटेल जी ने जो आरबीआई का हाल किया है, आरबीआई जो स्वायत्तशासी संस्था है एक तरह से, और वो सरकार की तलवा चाटने में उसने जनता को परेशानी में डाल दिया है। अपने आप को इतना क्यों झुकाया? जिस तरह से सरकार ने एक तानाशाही दिखाई उसके खिलाफ प्रदर्शन। इधर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया है। नतीजा है कि आज देखिए सब कुछ स्टेबलाइज होता जा रहा है और हो भी गया है, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं दिख रहा है। कांग्रेस को एक आम आदमी जो है रोड पे चलते हुए से पूछना चाहिए, गांव में किसान से जिसकी बातें करते हैं वो, तो उनकी खाट जैसे खड़ी हुई थी पहले, फिर खाट खड़ी हो जाएगी। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलेवर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी विपक्षी दलों के साथ मिलकर कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
पुराने नोट बदलवाने के लिए लोग राज्यों में आरबीआई के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लखनऊ आरबीआई ऑफिस में ये सुविधा उपलब्ध न होने से एनआरआई लोग परेशान हैं और सरकार से मोहलत की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में आरबीआई के ऑफिस के बाहर ये भीड़ 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने के लिए है। नोटबंदी के ऐलान के वक्त देश से बाहर रहे एनआरआई भी जब यहाँ पैसे बदलने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि लखनऊ और कानपुर के रिजर्व बैंक ऑफिस में पुराने नोट बदलने की सुविधा नहीं है। हम छुट्टी पे आए हुए हैं यहाँ पे, हम बाहर हैं, मेरे हस्बैंड तो हम परसों लौट के आए हैं, तो कुछ चेंज था उन्होंने के पास, तो हमने कहा यहाँ एक्सचेंज करा लेंगे। तो वो 6-7,000 के लिए वहाँ पे भी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में बता रहे हैं कि मिनिमम 35,000 के लिए, तो अभी यहाँ बंद किए हुए, यहाँ चेंज कर नहीं रहे। पैसे चेंज करने आया हूँ सऊदी से, अभी 1 महीना हुआ है। वो एक्चुअली आज मेरे संते में पैसे रखे हुए तो किसी को मालूम नहीं था घर पर, वही वो चेंज करने आया। यहाँ बताने लगे चेन्नई जाओ, बम्बई जाओ, दिल्ली जाओ, वहाँ चेंज होंगे। अब ये क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। यहाँ रिजर्व बैंक के बाहर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने पुराने नोट बदलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा इस बात पर लग रही है कि सिर्फ देश के 5 केंद्रों में ही पुराने नोट बदले जा सकते हैं। दूसरे लोग भी पुराने नोट बदलने के लिए आरबीआई ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कुछ दिन के लिए फिर नोट बदलने की सुविधा मुहैया कराए। जो छोटे लोग हैं उनके पास पैसा कहीं पूजा वगैरह में रह गया गलती से, तो सर एक डेट निकालनी चाहिए जिस दिन हम ये चेंज कर सकें। सरकार हमारी मदद करे ताकि हम अपने ये जो सही तरीके से कमाए हुए पैसे हैं मैं इनको आरबीआई से चेंज करा सकूं। और मतलब मैं बस आप ये मोदी जी इतना कर देते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। बार बार आरबीआई के दिशा निर्देशों में बदलाव और जानकारी की कमी के चलते लोग भ्रमित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करते समय 30 दिसंबर के बाद एक मौका और देने की बात कही थी और मार्च तक रिजर्व बैंक में पैसा बदलने की बात कही थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस समेत सभी 5 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें एक एक करके जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग कर आईपीओ लाया जाएगा और सरकार इन कंपनियों की 25% हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार ने बजट में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग का ऐलान किया था। इसके साथ ही बैठक में क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की राशि को बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया। साथ ही झारखंड में 200 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने रिपलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2017 के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके जरिए 105 पुराने कानून खत्म किए जाएंगे। To approve the listing of shares of public sector GIC companies on the stock exchanges through either issue of fresh equity or offer of sale or a combination thereof. डीयू ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विश्वविद्यालय से उनकी डिग्री को लेकर कोई खुलासा नहीं करने को कहा था। सूचना आयोग ने नोटिस जारी कर इस मामले में डीयू को स्मृति ईरानी की सभी डिग्रियां पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले विश्वविद्यालय ने स्मृति की डिग्री या उनसे जुड़ी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को केंद्रीय मंत्री की 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की इजाज़त देने के निर्देश दिए थे। स्मृति ईरानी के 2004, 2011 या 2014 के चुनाव के दौरान 2 हलफनामों में शिक्षा को लेकर दी गई जानकारी को लेकर विवाद है। ऐसे विवाद, ऐसे जो कोई CIC की मैंने तो थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ी, मैं जानकारी लूँगा। दूसरे में बोला था कि वो कोई ग्रेजुएशन का कोर्स परस्यू कर रही हैं डिस्टेंस लर्निंग का, तो अब स्कूल के बारे में भी वो नहीं दिखाना चाहती कि स्कूल की क्या डिग्री थी। इससे तो यही सस्पिशन जनरेट होता है कि भाई दाल में कुछ काला है। दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला आज दिल्ली विधानसभा में उठा। वेमुला की पहली बरसी पर विधानसभा में दलितों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप विधायकों ने केंद्र सरकार की आलोचना की। विधानसभा में दिल्ली पुलिस ने के बर्ताव की भी निंदा की गई। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इधर दिल्ली
हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार के 2 दिन के विधानसभा सत्र को असंवैधानिक और अवैध घोषित कराने को लेकर याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है ये मौजूदा विधानसभा के चौथे सत्र का छठा हिस्सा है, इसलिए उपराज्यपाल के संबोधन की जरूरत नहीं है। जल्लीकट्टू को लेकर तमिलनाडु में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। चेन्नई में हजारों लोगों ने आज इसके समर्थन में प्रदर्शन किया और इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसीलिए उसमें दखल नहीं लिया जा सकता। इस मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं और वो इस मामले में केंद्र सरकार से एक अध्यादेश लाने की मांग करेंगे। तमिलनाडु में पोंगल के त्यौहार के दौरान जल्लीकट्टू खेल होता है जिसमें इंसानों की काबू में किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस पर रोक लगा दी थी। पिछले साल 20 नवंबर को हुए कानपुर रेल हादसे के पीछे आईएसआई का हाथ होने की बात सामने आ रही है। पूर्वी चंपारण पुलिस ने मंगलवार को 3 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने माना है कि वो रेलवे को निशाना बनाने के लिए आईएसआई के लिए काम करते थे। मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय एनआईए की टीम बिहार जाकर पड़ताल करेगी। कानपुर के पुखराया में करीब 2 महीने पहले हुए रेल हादसे के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ रहे हैं। बिहार के घोड़ा सहन रेल ट्रैक बम कांड सिलसिले में गिरफ्तार अपराधियों ने इसका खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पुखराया में रेल हादसे की साजिश दुबई में रची गई और इसके लिए लोगों को रुपए भी दिए गए। गिरफ्तार जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा इस तरफ इंगित किया गया, इनको और भी अधिक टारगेट्स दिए गए थे। जो अन्य खुफिया एजेंसी है उनसे हम लोग मदद ले रहे हैं। इसमें सीमा पार के जो कुछ जो एजेंसियां हैं इसके अंदर में संलिप्तता सामने आई है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के मुताबिक मामले की जांच जारी है। वहीं गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस मामले को संवेदनशील बताया है। ऐसे समाचार टेलीविजन पर आए हैं और आईबी और रा के लोग भी जांच में लगे हैं। डीजी आरपीएफ और आरपीएफ के कई वरिष्ठ अधिकारी मामले को देख रहे हैं। एक बार जांच पूरी हो जाए फिर आधिकारिक रूप से कुछ कहा जाएगा। रेलवे का हादसा उनका अपना एक प्रक्रिया होता है, फिर हमारा जांच एजेंसियों का एक प्रक्रिया होता है। पूरा मिल करके एक नतीजा पर पहुंचेंगे तो फिर हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत संवेदनशील मामला है। 20 नवंबर को कानपुर रेल हादसे में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत का मानना है कि बेहतर रिश्ते के लिए चीन को संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील बनना होगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर आपत्ति जताते हुए विदेश सचिव एस जयशंकर ने इसे अवैध बताया। रासीना डायलॉग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चीन को समझना होगा कि भारत का विकास चीन के लिए खतरा नहीं है। भारत ने एक बार फिर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर सख्त ऐतराज जताया है। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि ये गलियारा अवैध क्षेत्र से गुजरता है। एस जयशंकर का कहना है कि चीन को भारत की संप्रभुता से जुड़े मामले में संवेदनशील होने की जरूरत है। But it is important for the two countries not to lose sight of the strategic nature of their engagement or falter in their conviction that the rise can be mutually supportive. We will continue to invest more energy into this account in 2017. पाकिस्तान पर आतंकवाद को शह देने का आरोप लगाते हुए एस जयशंकर ने कहा कि सिर्फ एक देश की वजह से सार्क बेअसर साबित हो रहा है। उन्होंने आतंकवाद को दुनिया के सामने बड़ा खतरा बताया। Terrorism remains the most pervasive and serious challenge to international security. Developing a global response is of the highest priority, yet one very hard to do. मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से 3 दिन के रायसीना डायलॉग की शुरुआत हुई थी। ऐसे दूसरे सालाना सम्मेलन में 65 देशों के 250 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच चीन का मानना है कि एनएसजी और अजहर मसूद को लेकर भारत के साथ रिश्तों में बाधा नहीं आनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के एक दूसरे के हितों और चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।